बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.13। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। प्रोपोर्शन, इनइक्वालिटी ऑफ टू रेशोज, यानी दो रेशोज़ की बराबरी। ये देखें, एक रेशो है ए और बी, एक सी और डी, इनके दरमियान ये इक्वालिटी है, यानी ये बराबर का निशान है। इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन की एक और डेफिनेशन है। अ प्रोपोर्शन इज़ अ मैथमेटिकल कंपैरिजन बिटवीन टू रेशोज़, यानी मैथमेटिकल कंपैरिजन होता है, यानी मैथमेटिकल मुकाबला होता है या मुआजना होता है दो रेशोज़ के दरमियान। इट इज़ डिनोटेड बाय दिस सिंबल, ये वाला इसका सिंबल, इससे इसे ज़ाहिर करते हैं। अब देखें, ये ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, ये ऐसे इसको लिखते हैं। और ये जो है इसको कहते हैं फर्स्ट एलिमेंट ऑफ प्रोपोर्शन भी कहते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ प्रोपोर्शन भी कहते हैं। इसको सेकंड एलिमेंट ऑफ प्रोपोर्शन कहते हैं, सेकंड टर्म ऑफ प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। इसको थर्ड एलिमेंट ऑफ प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं, थर्ड टर्म ऑफ प्रोपोर्शन भी कहते हैं। इस डी को फोर्थ एलिमेंट ऑफ प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं और फोर्थ टर्म ऑफ प्रोपोर्शन भी कहते हैं। और ये साइडों वाली जो टर्म्स होती हैं या एलिमेंट्स होते हैं ए और डी, इनको एक्सट्रीम ऑफ प्रोपोर्शन कहते हैं। एक्सट्रीम का मतलब था सिरे, यानी ये सिरों पे मौजूद है, किनारों में मौजूद है। और बी और सी जो है इनको कहते हैं मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन। मीन्स का होता है दरमियान वाली चीज़, यानी ये दरमियान में मौजूद होते हैं, इन्हें मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन कहते हैं। अब इनको इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे ए है, ए रेशो बी है, इसको ए ओवर बी लिख देते हैं। और सी रेशो डी है, इसको सी ओवर डी कहते हैं। दरमियान में जो प्रोपोर्शन है इसको इक्वालिटी की शक्ल में लिख देते हैं। आपको भी बताया था, एक डेफिनेशन आपने पढ़ी थी सबसे पहले, इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज़, यानी दो रेशोज़ हैं, एक ये रेशो है एक ये रेशो, इनके दरमियान इक्वालिटी है, ये है प्रोपोर्शन। अब इसमें क्या करते हैं, इसको ए को इस डी से मल्टीप्लाई करेंगे और बी को सी से मल्टीप्लाई करें, फिर भी दरमियान में बराबर का निशान आएगा। आपको पता है अगर कोई इक्वेशन हो तो एक साइड पे जो अगर नंबर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर एक साइड पे मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाता है। जैसे ए तो इधर ही रहा और डी लेकिन दूसरी साइड पे डिवाइड हो रहा था, उधर जाके से मल्टीप्लाई होगा। जैसे सी भी इधर ही रहा है, बी इधर डिवाइड हो रहा था, अब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये क्या है, ये दोनों थे एक्सट्रीम जिनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इसको कह दिया, यानी मल्टीप्लाई किया हुआ है हमने एक्सट्रीम्स को और दरमियान में इक्वालिटी आ गई, बराबर का निशान आ गया। बी सी क्या है, ये मीन्स है, तो इनको क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब इनको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स या एलिमेंट भी कह देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एलिमेंट्स या प्रोडक्ट ऑफ मीन्स टर्म्स भी कह सकते हैं, लेकिन इस तरह भी लिख सकते हैं, सी ठीक है। अब है काइंड्स ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की कितनी किस्में होती हैं, हमने गौर से सुनना। आप काइंड्स ऑफ प्रोपोर्शन यानी प्रोपोर्शन की कितनी टाइप्स हैं या कितनी किस्में हैं। दो टाइप्स होती हैं, एक होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दूसरी होती है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को इनवर्स प्रोपोर्शन भी कहते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट का मतलब सीधा। टू क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दो क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती हैं। इफ इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी, अगर एक क्वांटिटी बढ़े या कम हो, यानी या दूसरे लफ्ज़ों में एक क्वांटिटी में इजाफा हो या कमी हो,
causes the increase or decrease in the other क्वांटिटी इन द सेम रेशो, यानी तो दूसरी क्वांटिटी में भी इजाफा या कमी उसी रेशो से होती है। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एग्जांपल्स हैं। अब देखें, पहली है वेट ऑफ पोटैटो एंड प्राइस, यानी आपके पास दो क्वांटिटीज़ हैं, एक वेट ऑफ पोटैटो है, दूसरी प्राइस है। आप 1 kg पोटैटो लेते हैं, वो 100 के आ रहे हैं, तो अगर 2 kg पोटैटो लेंगे 200 के आएंगे, 3 kg पोटैटो लेंगे 300 के आएंगे। तो देखें, जिस तरह पोटैटो बढ़ रहे हैं वैसे ही उनकी प्राइस भी बढ़ रही है, यानी ये एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ जाती है। अब पोटैटो आप आधा किलो कर दें तो आपके पैसे भी 50 रुपीज़ होंगे, यानी एक क्वांटिटी को आपने बढ़ाया तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक को कम करते हैं तो दूसरी भी कम हो रही है। ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब दूसरी एग्जांपल है क्वांटिटी ऑफ फूड एंड नंबर ऑफ हाउसेस दिन में। लेकिन अगर 2 घर होंगे तो वो 12 पिज़्ज़ा मंगवाएंगे, अगर 3 घर होंगे तो वो 18 पिज़्ज़ाज मंगवाएंगे। इसी तरह जिस तरह आप घरों की तादाद बढ़ाते जाएं वैसे ही पिज़्ज़ाज की तादाद भी बढ़ती जा रही है, यानी जिस तरह घरों का नंबर बढ़ रहा है तो पिज़्ज़ा का नंबर भी बढ़ रहा है। एक क्वांटिटी बढ़ी दूसरी बढ़ रही है, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तीसरी एग्जांपल है नंबर ऑफ पेन्स एंड प्राइस। आप एक पेन ख़रीद रहे हैं 200 का, तो 2 पेन कितने के आएंगे 400 के, 3 पेन कितने के आएंगे 600 के। यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ पेन इंक्रीज़ हो रहा है वैसे ही नंबर ऑफ़ रुपीज़ भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। ये सारी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यानी एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, एक कम होती है दूसरी भी कम होती है। अब अगली है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट में तो मैं आपको वहाँ सीधा आप चल रहे हैं, इनडायरेक्ट का मतलब होता है उलट। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है उसे इनवर्स प्रोपोर्शन भी कहते हैं। इसका क्या डेफिनेशन है? 2 क्वांटिटीज आर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। 2 क्वांटिटीज इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती हैं। द इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज द डिक्रीज और इंक्रीज इन द अदर क्वांटिटी इन द सेम रेशो। 2 क्वांटिटीज इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर एक क्वांटिटी में इजाफा हो या कमी हो तो दूसरी में उसी रेशो से कमी या इजाफा हो। क्या इसका मतलब है? एक क्वांटिटी जब बढ़ रही होगी तो दूसरी क्वांटिटी कम होगी, और एक क्वांटिटी अगर कम हो रही है तो दूसरी बढ़ेगी, यानी उलट होगा। पहले वाले में तो डायरेक्ट में तो आपने पढ़ा एक बढ़ती है तो दूसरी बढ़ती है, कम होती है दूसरी कम होती है। इसमें ये होगा एक बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी, एक कम होगी तो दूसरी भी बढ़ जाएगी। अब इसकी पहली एग्जांपल है नंबर ऑफ मैन एंड टाइम टू कंप्लीट वर्क, यानी आदमियों का तादाद और काम को मुकम्मल करने का वक्त। मसलन कोई टीचर है, वो अपनी क्लास के बच्चों का रिज़ल्ट बनाने लगी है, तो वो रिज़ल्ट हो सकता है 4 दिन में बनाए, लेकिन वो अपने साथ अगर 2 और अपनी फ्रेंड्स को लगा ले इस काम के लिए तो हो सकता है 1 दिन में बना ले। इसका मतलब कि रिज़ल्ट के कंप्लीट होने का जो है टाइम, रिज़ल्ट का जो काम है उसे कंप्लीट होने का टाइम जो है, अगर कम लोग होंगे तो ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा लोग होंगे तो कम होगा। यानी अगर एक अकेली टीचर है तो उसके लिए ज़्यादा दिन में वो काम कंप्लीट करेगी, लेकिन अगर ज़्यादा टीचर्स हो जाएं वो थोड़े दिनों में काम पूरा कर लेंगी। तो इसका मतलब कि ये दोनों क्वांटिटीज़ में से एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, तो दूसरी कम हो रही है। अगर पहली कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है, अगर पहली बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इस किस्म के क्वेश्चन में ज़्यादातर ये होता है, बताते हैं जी एक फसल है उसको किसान काट रहे हैं, 2 किसान होंगे तो कितने दिनों में काटेंगे, 10 किसान होंगे तो कितने दिनों में काटेंगे। इसी तरह अगर ये भी कहा जाता है कि कुछ काम है वो मशीनें हैं, अगर 5 मशीनें इसको इतने दिनों में कर रही हैं तो 20 मशीनें कितने दिनों में करेंगी, और 2 बच्चे हैं वो इतने दिनों में, यानी आपको मशीनों का जिक्र हो उसके मुकाबले में
काम के कंप्लीट होने का वक्त हो, या इंसानों का जिक्र हो उसके में काम कंप्लीट होने का वक्त हो, या कुछ मज़दूरों का, किसी बिल्डिंग को मज़दूरों का जिक्र हो, साथ उनके काम कंप्लीट होने का वक्त हो, या बच्चे हों कुछ कर रहे काम तो बच्चों का या औरतों का जिक्र हो और वो कोई काम कंप्लीट होने का वक्त हो। ये सारे इनडायरेक्ट प्रपोर्शन के क्वेश्चन ही होते हैं। अब सेकंड एग्जांपल है नंबर ऑफ मैन एंड टाइम टू फिनिश फूड, कि आदमियों की तादाद और ख़ुराक के ख़त्म होने का वक्त। ऐसे सवालों में आमतौर पे ये होता है कि एक फोर्ट है, उसमें कुछ फ़ौजी हैं, सोल्जर्स हैं, उनके पास ख़ुराक है, तो अगर 10 फ़ौजी हों तो ख़ुराक कितने दिनों में ख़त्म होगी, अगर फ़ौजी 20 हो जाएँ तो कितने दिनों में ख़त्म होगी। या ऐसे भी होता है कि कह देते हैं कि कोई कैंप है, जैसे सैलाब वाले लोगों का कैंप होता है, हमारे मुल्क में सैलाब बहुत ज़्यादा कैंप थे, तो उसमें 10 आदमी हैं, उनके लिए जो फूड है वो मौजूद है 20 दिन की। तो बताएं अगर वो 20 आदमी हो जाएं तो फिर कितने दिन की फूड वो रह जाएगी। तो अब देखें आप, अगर 2 आदमी हों, उनके पास 20 रोटियां हों, अगर हर आदमी जो है वो हर रोज़ 1 रोटी खाए तो 20 रोटियां कितने दिनों तक चलेंगी? 10 दिन चलेंगी, क्योंकि हर आदमी 1-1 रोटी खाएगा। लेकिन अगर वो आदमी 4 हो जाएं, यानी 4 हो जाएं, तो फिर भी वो रोटियां कितने दिन चलेंगी? वो 5 दिन। इसका मतलब जब ज़्यादा आदमी थे तो जो खुराक थी वो थोड़े दिन चली, और जब थोड़े आदमी हैं तो खुराक ज़्यादा दिन चली। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट प्रपोर्शन के। लेकिन इन दोनों एग्जांपल में आपने याद रखना कि जो टाइम होता है फिक्स होता है। पहली एग्जांपल में आपने पढ़ा था नंबर ऑफ मैन एंड टाइम टू कंप्लीट द वर्क, तो नंबर ऑफ मैन भी चेंज हो रहे हैं और टाइम जो है वो भी चेंज हो रहा है, लेकिन काम उतना ही रहेगा। मसलन एक क्लास का रिज़ल्ट टीचर बना रही है तो उसी का ही बनाएगी, वही होगा। इसी तरह खुराक के लिए अगर आप 10 kg चावल की बात कर रहे हैं, 10 kg चावल ही रहेंगे, लेकिन आदमी चेंज होंगे और खुराक के ख़त्म होने का वक्त चेंज होगा। तो ये आपने याद रखना है इंडायरेक्ट प्रपोर्शन में, क्योंकि कुछ डायरेक्ट प्रपोर्शन के क्वेश्चन भी होते हैं, बच्चे फिर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। उनमें भी ऐसे खुराक की बात होती है, उसमें ये होगी कि एक आदमी जो है वो 1 kg खुराक खा 1 kg चावल खा रहा है, तो 2 आदमी कितने चावल खाएंगे, 3 आदमी कितने चावल खाएंगे, 4 आदमी कितने चावल खाएंगे। ज़ाहिर है फिर तो चावल बढ़ते जाएंगे और आदमियों की तादाद के साथ, तो वो डायरेक्ट प्रपोर्शन होती है, ये इनडायरेक्ट प्रपोर्शन है। 1.13 का फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन। तो इसके 6 पार्ट हैं, ये हम सॉल्व करते हैं तो कौन कौन से इनमें जो हैं वो प्रपोर्शन में हैं। अब देखो, सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखा, उसके बाद ये है मीन्स और ये है एक्सट्रीम। इनको हमने फिर क्या किया, ये एक्सट्रीम्स हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वालिटी डाली और मीन्स को मल्टीप्लाई कर दिया। इधर भी 70 आ गया, इधर भी 70 आ, दोनों साइड्स इक्वल हो गई। तो हम लिखेंगे एज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, हैंस दीज रेशोज आर इन प्रोपोर्शन। सेकंड क्वेश्चन देखें, इधर हमने ये एक्सट्रीम्स हैं, ये मीन्स है, एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू, ये देखिए तो 40 और 30 दोनों साइड बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे एज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, हैंस दीज रेशियोज आर नॉट इन प्रोपोर्शन। फिर इसके बाद 16, 12 इनकी भी ये लिखा, ये एक्सट्रीम्स हैं, ये मीन्स, एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू, हमने मीन्स किया तो ये 48 आ गया, तो क्या लिखेंगे 60, हैंस दीज रेशोज आर इन प्रोपोर्शन। हम नेक्स्ट है 10, 8, 7, 60, ये एक्सट्रीम्स हैं, ये मीन्स, एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू एक्सट्रीम, 560 आ गया, तो क्या लिखेंगे हैंस दीज रेशोज आर इन प्रोपोर्शन। ये क्वेश्चन है, इसके एक्सट्रीम्स हैं, ये मीन्स, एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई इज इक्वल टू मीन्स, 450 आ गया, तो हम लिखेंगे हैंस दीज रेशोज आर इन प्रोपोर्शन। अब 6 है, 24, 3, ये एक्सट्रीम्स हैं, इसके मीन्स, एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई किया मीन्स को किया, इधर 800 आ रहा है, इधर 12, दोनों इक्वल नहीं है,
हैंस दीज रेशोज आर नॉट इन प्रोपोर्शन। अब सेकंड क्वेश्चन देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। इनमें हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी x इधर दिया गया, इसकी वैल्यू इधर y की, इधर z की, इधर w की। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखा, फिर वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये एक्सट्रीम्स है, इनको मल्टीप्लाई किया, मीन्स को मल्टीप्लाई किया, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, और ये x जो था इधर ही रहा, 6 को हमने x मालूम करना, उसको नहीं हम छेड़ेंगे, 6 को उधर ले जाएंगे, इन दोनों के नीचे आ गया। ज़ाहिर है इक्वेशन के एक तरफ से दूसरी तरफ कोई चीज़ जाती है, अगर इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो जाए डिवाइड हो जाती है, अगर इधर डिवाइड हो रही है उधर जाए मल्टीप्लाई हो जाती है। फिर एक्स किसके इक्वल आएगा, इसको मल्टीप्लाई 350 और 6, एक्स इक्वल 58.33 आ गया। एक्स की वैल्यू क्या है 58.33, ये आंसर आ गया हमारा। अब ये देख लें 350 और 6 को कैसे डिवाइड किया, 6 5 30, ये 50 बचा, 6 8 48, बाकी 2 बच गया। अब 2 जब बच गया तो इधर हमने पॉइंट लगा कर 0 लगा दिया, इधर भी एक पॉइंट लगेगा, 6 3 18 बाकी 2, फिर पॉइंट लगा 0, 6 3 18 बाकी 2, तो ये हमारा 58.33 आ गया। इसमें भी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हमने लिया है, y और 20 का इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 8 और 45 का। y इधर ही रहा है, 20 को दलेगा नीचे चला गया। ये अब देखें 5 4 20, 5 9 45, फिर उसके बाद 4 1 4, 4 2 8, 2 और 9 बच गए, 2 9 18, y इज इक्वल टू 18 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई किया और मीन्स को इक्वालिटी डाली। अब इसमें भी देखें, ये एक्सट्रीम्स हैं, ये मीन्स हैं, इनको मल्टीप्लाई एक्सट्रीम्स को और मीन्स को, तो ये हमारे पास आ गया। z को हमने फाइंड आउट करना, z इधर ही रहेगा, 35 तो नीचे चला जाएगा, तो 5 7 35, 5 3 15। अब 9 ये 9 3 को मल्टीप्लाई 27, नीचे 7 आ जाएगा, 27 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 3.85 हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये देख लें 27 से 7 को कैसे डिवाइड कर, 7 3 21, बाकी 6 बचा। अब आगे 0 हमने पॉइंट लगा तो इधर भी एक पॉइंट लग जाएगा, 7 8 56 4 है, फिर इसका 0 लगा, 7 5 35 और बाकी 5 बच जाए, ये हमारा 3.85 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है, ये एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई किया इक्वल टू मीन्स। अब w इधर ही रहेगा, 18 नीचे चला जाएगा, तो 2 9 18, 2 1 2, ये हो गया। फिर उसके बाद ना 3 3 9, 3 8 24, ऊपर 8 और 1 है और नीचे 3 है, 8 को 3 से डिवाइड कर 2.66 आ गया। ये देख लें हमने डिवाइड किया और 3 2 6 और ये सारा। अब थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ 7 kg पोटैटोज कॉस्ट 140 रुपीज़, यानी अगर 7 किलो जो आलू हैं उनकी कीमत 140 रुपीज़ है, हाउ मच वी पे फॉर 12 kg पोटैटोज़, तो 12 kg पोटैटोज़ के लिए क्या हम कीमत अदा करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले आपने देखना है क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, उसके बाद देखिए नंबर देखना है, 7 है नंबर एक, 140 नंबर एक, 12 है नंबर है ना। इनके फ़ौरन बाद जो वर्ड लिखा उस पर अंडरलाइन कर लें, इसके केजी है 7 के बाद 140 रुपीज़ और इसके बाद केजी, इसका मतलब 2 क्वांटिटीज़ हैं, केजी रुपीज़ और केजी, यानी एक केजी क्वांटिटी है एक रुपीज़ है। अब आपने देखना है कौन सी क्वांटिटी आपने पहले लिखनी है, जो क्वांटिटी 2 बार आए उसे पहले लिखना है, एक केजी रुपीज़ और केजी 2 बार आया ना उसे पहले लिखेंगे। पहले हमने लेट द रिक्वायर्ड कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स, जो चीज़ हमने मालूम करनी है उसको हम एक्स कह देते हैं। उसने पूछा हुआ है पे हाउ मच पे फॉर 12 kg, तो यानी 12 kg की कीमत, हमने रिक्वायर्ड जो कीमत है उसको एक्स कह दिया। अब आपको पता केजी 2 बार आया था तो केजी को पहले लिखा है, रुपीज़ एक बार उसे बाद में लिख दिया। अब इधर देखें, जब आपका 7 kg था तो 140 रुपीज़ थे, केजी के नीचे 7 लिखा, रुपीज़ के नीचे 140। उसके बाद उसने 12 kg जब का 12 kg 12 लिखा, लेकिन इसका हमें नहीं बताया, इसका हमने फ़र्ज़ कर लिया एक्स, इसकी रुपीज़ को एक्स लिख दिया। अब देखें ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एक क्वांटिटी जब केजी जितने बढ़ेंगे उतने ही रुपीज़ बढ़ेंगे,
जितने ज़्यादा आप पोटैटो लेंगे उतने ही ज़्यादा रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन इधर तो इस साइड पे आप आएँ, 7 छोटा है, 12 बड़ा है, तो छोटे नंबर से बड़े की तरफ आपने एरो लगा दिया ना। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो दूसरी तरफ भी एरो उसी ही डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर से नीचे की तरफ। ये देख लें, इसका तो आपने नंबर देख के लगाया छोटे से बड़े की तरफ, लेकिन उसका आप अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो उसका भी इसी की डायरेक्शन में एरो लगेगा। उसके बाद हमने क्या करना है, या आपने इसकी एरो की टेल से शुरू करना है। पहले 7 ऊपर था, 7 लिखा, इसके नीचे 12 लिख दिया, 7/12। अब इधर भी टेल से शुरू करना है, इधर टेल से शुरू किया, इधर भी टेल से। 140 ऊपर है, एक्स नीचे। अब हेड से भी शुरू कर सकते हैं, मतलब 12/7 अगर इधर लिख दें तो उधर भी एक्स और 140 लिखेंगे। अब इसके बाद ये लिखा, फिर आपको एक्स चाहिए, एक्स आपको चाहिए तो एक्स आप इस तरफ ले गए, इस तरफ जाके ऊपर चला गया एक्स, 140 इधर ही रहा, और ये 7 और 12 को इनकी दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो रिसिप्रिकल आ जाएगा, यानी इसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाए, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, यानी इधर ये डिवाइड हो रहा था या मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा था या डिवाइड हो गया। अब हम इनकी कैंसिलेशन कर लेंगे। 7 1 ज़ा 7, 7 20 ज़ा 140, 20 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 आ जाए, एक्स इज इक्वल टू 240, एक्स इज इक्वल टू 240 रुपीज़। ये हमारा आंसर आ गया। अब 4 क्वेश्चन देखें। फॉर 10 हॉर्सेज, 10 घोड़ों के लिए 12 kg 400 ग्राम ऑफ फूड इज़ रिक्वायर्ड। 12 kg 400 ग्राम फूड हमें चाहिए डेली हर रोज़। इन द सेम प्रपोर्शन हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 16 हॉर्सेज, कि 16 घोड़ों के लिए इसी प्रपोर्शन में कितनी खुराक की ज़रूरत होगी। तो पहले क्वांटिटी देखें, हॉर्सेज है, दूसरी है ग्राम, ये 12 kg 400 के बाद ग्राम है, फिर उसके बाद आपकी हॉर्सेज है। तो आप ये हॉर्सेज 2 बार आया, ग्राम 1 बार आया। इधर हमारी मर्ज़ी है, हम ग्राम में भी ले सकते हैं, केजी में भी, लेकिन हम अगर ग्राम में ले लें तो हमें आसान नहीं है, ऐसे हम इसे ग्राम में ले लेते हैं। तो इससे पहले हॉर्सेज 2 बार, हॉर्सेज को पहले लिखेंगे, ग्राम को बाद में लिखेंगे। सबसे पहले हमें 16 हॉर्सेस की खुराक चाहिए, तो उसे हमने फ़र्ज़ कर लिया। लेट द रिक्वायर्ड फूड इज़ इक्वल टू एक्स, कहने हमने फ़र्ज़ कर लिया उसको एक्स। आप देखें, हॉर्सेस हमने पहले लिखा, ग्राम बाद में लिखा। अब जब हमारे 10 हॉर्सेस थे तो उस वक्त 12 kg 400 ग्राम था, 10 हॉर्सेस लिखे, और उसके बाद 12 kg 400 ग्राम जो है वो 12,400 ग्राम के इक्वल होता है। और उसके बाद हमारे 16 हॉर्सेस जो हैं, 16 लिखा, और इनकी जो फूड थी उसको हमने एक्स पोज कर लिया, एक्स लिख दिया। अब हम देखते हैं हमारे ये जो 12 kg 400 ग्राम है, 12 kg 400 ग्राम है, इसको ये देखें दरम्यान में 12 kg का मतलब 12,000 ग्राम प्लस डाला, फिर 400 ग्राम लिख दिया, इन दोनों को ऐड किया, 12400 ग्राम आ गया। तो इसलिए हमने इसको इसकी बजाय ये लिख दिया, ग्राम्स में चेंज करके 12400 ग्राम। अब उसके बाद ये हमने एरोज़ देखे हैं, ये 10 और 16 में से 16 बड़ा है तो छोटे से बड़े की तरह एरो लगा दिया, लेकिन दूसरी तरफ एरो देखें वो भी हमने उसी डायरेक्शन में लगाया। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा घोड़े होंगे उतनी ही उन्हें खुराक रोज़ चाहिए होगी, जितने कम घोड़े होंगे उतनी कम खुराक चाहिए होगी। वो इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब इधर से आपको पता चल जाएगा आंसर नीचे की तरफ, यानी आपका जो आंसर आना है एक्स से बड़ा आएगा आंसर, यानी एरो छोटे नंबर से बड़े की तरफ होता है। ये 12400 और इधर एक्स है, यानी एक्स आपका इससे बड़ा आएगा जो आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अब आपने 10/16 लिख दिया, इसका टेल से शुरू किया, इसके टेल से 12400 और एक्स लिख दिया। अब हम एक्स चाहिए, एक्स जो है हमने उधर ले गया, ऊपर चला गया, ये 12400 इधर ही रहा, और ये 10 और 16 इधर जाके उलट गए, रिसिप्रिकल आ गया इनका। अब ये इसको हम कैंसिल आउट करें, 0 0 से कट गया, 1240 को 16 से मल्टीप्लाई 19840 ग्राम आ गया एक्स हमारा। अब हमें आंसर जो ग्राम में नहीं चाहिए, ग्राम और केजी में चाहिए, तो ये हमारा आ गया 19840 ग्राम।
अब 1 इनको हमने क्या लिखा, जो कंप्लीट नंबर को हम ले लेते होते हैं 1, 9 और इन तीनों को 0 लिख के ग्राम कर दिया। अब ये बाकी जो था 840 इसको अलग से 840 ग्राम कर दिया। अब ये 19,000 ग्राम को 19 kg लिख दिया और 840 ऐसे ही रहा। तो इसकी जगह हमारा आंसर आएगा 19 kg 840 ग्राम। तो आंसर में क्या लिखा है, 19 kg 840 ग्राम फूड विल बी नीडेड फॉर 16 हॉर्सेस। अब 5th क्वेश्चन देखें। द कॉस्ट ऑफ 16 क्विंटल्स ऑफ बीन इज़ 40400 रुपीज़। यानी 6 क्विंटल्स बीन है हमारे पास, उनकी जो कीमत है इतनी है। हाउ मच विल 4 क्विंटल कॉस्ट, यानी 4 क्विंटल की क्या कीमत होगी। पहले देखो क्वांटिटीज़ क्या, क्विंटल्स है यानी 16 क्विंटल्स है, इसके बाद रुपये लिखा हुआ और 4 के बाद ये लिखा हुआ। एक क्विंटल क्वांटिटी है, क्विंटल क्वांटिटी है, रुपीज़ है। क्विंटल 2 बार आई है, रुपीज़ 1 बार आया। क्विंटल्स पहले लिखा है, रुपीज़ बाद में। रुपीज़ ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल R और S भी लिख सकते हैं। अब देखा 16 क्विंटल के लिए क्या था 40400 रुपीज़ और 4 क्विंटल्स के लिए वो हमने सपोज किया और रिक्वायर्ड एक्स लिख दिया। अब ये टेल से शुरू किया है 4/16, इसकी भी टेल से 4/16। ऊपर को क्यों हमने एरो लगाया, क्योंकि बड़ा नंबर 16 है, 4 छोटा है, छोटे से बड़े तरफ ये तो हमने एरो लगा लिया। ज़ाहिर है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, जितने क्विंटल्स होंगे उतने ही रुपीज़ प्राइस होगी। तो चीज़ हो कोई उसकी प्राइस हो वो हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है, तो इसका भी उसी डायरेक्शन में लगेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब हमने 4 ये इसकी टेल से शुरू कर 4/16 लिखा, इसकी टेल से x और 400 लिख लिया। अब ये देख लें एरो नीचे से ऊपर की तरफ है, इसका मतलब ये जो x आना इससे छोटा आएगा, छोटे नंबर से बड़े की तरफ एरो होता है। अब ये इसको 4 ये हमने लिख लिया, x इधर ही रहेगा, ये भी इधर ही रहेगा, इसको हम उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई होगा उधर जाकर। अब देखें 4 4 जा 16 और 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाए 10100। फिर उसके बाद ये 4 1 जा 4 4 1 जा 4 ये 1 है, ये भी 1 है, x आ गया 10100 के इक्वल। अब उसके x इसके रुपीज़ थे, ये x जो थे ये रुपीज़ के आ गया इक्वल। अब देखें ये आप x जब लिखते हैं तो x के ऊपर क्या लिखा, रुपीज़ लिखा हुआ था, तो आंसर के साथ हमने इसलिए रुपीज़ लिखा है। सारे क्वेश्चन में आपने याद रखना, जो ऊपर लिखा हो वही आपने लिखना। अब आंसर क्या हुआ, 4 क्विंटल्स कॉस्ट 10100 रुपीज़। अब 6 क्वेश्चन है, इफ़ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज़ डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन। एक डिब्बा है टाफियों का, 24 बच्चों को दिया है, वो हमने बांटा है। दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, हर बच्चे को 5 स्वीट्स मिलेंगी। हाउ मैनी ईच विल गेट इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज़ रिड्यूस्ड बाय 4। अगर 4 बच्चे कम हो जाएं, यानी बच्चे पहले 24 थे अब 20 बच्चे हो जाएं, तो फिर हर बच्चे को कितनी टॉफ़ियाँ मिलेंगी। पहले इसकी आप क्वांटिटीज़ देख लें, 24 के बाद चिल्ड्रन है, 5 के बाद स्वीट्स है, और फिर ये जो है ये भी रिड्यूस बाय 4 चिल्ड्रन, फिर भी चिल्ड्रन की बात है, यानी इसमें 20 चिल्ड्रन की बात है। चिल्ड्रन 2 बार है, चिल्ड्रन शुरू में लिखेंगे, स्वीट्स बाद में लिखेंगे। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी ही थोड़ी टाफ़ियाँ हर बच्चे को मिलेंगे, जितने कम बच्चे होंगे उतनी ही ज़्यादा टाफ़ियाँ मिलेंगी। ये है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। देखें अगर 10 टाफ़ियाँ हैं तो 2 बच्चे हैं, तो हर बच्चे को कितनी मिलेंगी, 5 5। और अगर 5 बच्चे हैं तो हर बच्चे को कितनी मिलेगी, 2। इसका मतलब जितने ज़्यादा बच्चे उतनी कम टाफ़ियाँ, जितने कम बच्चे उतनी ज़्यादा टाफ़ियाँ। ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। चिल्ड्रन का 2 बार जिक्र आया था, ऐसे चिल्ड्रन हम पहले लिखेंगे। सबसे पहले देखें लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्वीट्स। हमने एक्स पोज कर लिया कि बच्चे जब 20 हो जाए इतनी जितनी टाफ़ियाँ मिलेंगी एक्स। अब नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ़ स्वीट्स, नंबर 24 चिल्ड्रन तो 5 स्वीट्स, बच्चे 4 कम हो गए, 20 बच्चे हो गए तो एक्स स्वीट्स। अब देखें 20 और 24, ऊपर को एरो लगेगा 24 बड़ा है, लेकिन इधर एरो उलट डायरेक्शन में लगेगा, तो ऊपर को नीचे को। क्यों, जब बच्चे ज़्यादा होंगे तो कम टाफ़ियाँ होंगी, कम बच्चे होंगे तो ज़्यादा। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है इसलिए उल्टे एरो लगते हैं, इधर ऊपर का तो उधर नीचे को लगेगा। अब आप देखें एक्स हमें मालूम करना है,
तो एक्स हम उधर ले जाएंगे ऊपर चला जाएगा, ये 5 इधर ही रहेगा और ये वाली जो रेशो उधर जाकर उलट जाएगी। अब इसकी हम कैंसिलेशन कर लेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, फिर उसके बाद अगर 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, एक्स आ जाएगा 6। अब देखें एक्स के ऊपर क्या लिखा हुआ था, स्वीट्स लिखा हुआ था ना, इसलिए हम एक्स के साथ 6 के साथ स्वीट्स लिख देंगे। अब ये भी नोट कर लें, आपका ये आंसर जो है 5 से बड़ा आया, 6 आया, क्योंकि एरो नीचे को था। एक्स जो है 6 आया, 5 से बड़ा आया। अब आंसर क्या लिखेंगे, ईच चाइल्ड विल गेट 6 स्वीट्स इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज़ रिड्यूस्ड बाय 4। ये आंसर हमारा आ गया। 7 क्वेश्चन देखें। इफ़ 2 men टेक 10 days टू कट अ ट्री, 2 आदमी हैं वो दरख्त को काटना चाह रहे हैं तो 10 दिनों में काटेंगे। हाउ मैनी डेज विल टेक 4 men टू डू द सेम जॉब, अगर 4 आदमी हो जाएं तो वो ये काम कितने दिनों में करेंगे। ये है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कि देखें अगर 2 आदमी हैं वो 10 दिनों में काट रहे हैं दरख्त को, तो 4 आदमी होंगे तो वो थोड़े दिनों में काटेंगे। तो इसका मतलब जितने ज़्यादा आदमी होंगे उतने थोड़े दिनों में दरख्त कट जाएगा। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है ये। अब इसके देखते हैं कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं। ये मैन है, 2 के बाद मैन, 10 के बाद डेज़ और 4 के बाद मैन लिखा। मैन 2 बार आया, डेज़ 1 बार आया, तो मैन पहले लिखेंगे और डेज़ को हम सपोज कर लेंगे। लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज़, नंबर ऑफ डेज़ हमने मालूम करने तो हमने सपोज कर लिया एक्स के इक्वल। अब मैन पहले लिखा, डेज़ बाद में। मैन पहले 2 बार आया था, 2 मैन है तो 10 डेज़ है, 4 मैन है तो एक्स डेज़ है। अब देखें 2 4 एरो नीचे को लगा, 2 छोटा है 4 बड़ा, बड़े तो एरो लगता है, लेकिन ये वाला एरो हम ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, नीचे को तो ऊपर को, क्योंकि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। क्योंकि अगर मैन ज़्यादा हो तो डेज़ कम हो जाते हैं, डेज़ ज़्यादा हो तो मैन कम हो जाते हैं। अब इसको 2/, इसकी टेल से शुरू करेंगे, 2/4 लिखेंगे, इसकी भी टेल से शुरू करेंगे, x/10। ये नहीं करना 2/4 इसको 10/x नहीं लिखना, अपने टेल से ही शुरू करना। इसकी टेल पे 2 है, बाद में 4 है, उसकी टेल पे x है, बाद में 10 है। या दोनों के हेड से शुरू करें या दोनों के टेल से। उसके बाद x इधर ही रहेगा, ये 10 को उधर ले मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, x = 5। और x के ऊपर क्या लिखा हुआ था, x के ऊपर डेज़ लिखा हुआ था। अब एक और चीज़ नोट करें, एरो नीचे से ऊपर को है तो इसका मतलब ये जो x है 10 से छोटा है, तो आपका आंसर जो है वो 10 से छोटा ही आया। ये देख लें आंसर 5 आया है, 10 से छोटा है। अब 8th क्वेश्चन है, इफ़ 1 person टेक्स 10 days टू पिक द एप्पल फ्रॉम अ गार्डन, अगर एक आदमी 10 दिनों में जो सेब है किसी गार्डन से चुन ले। हाउ मैनी डेज विल टेक 5 people पिक द एप्पल फ्रॉम द गार्डन, तो 5 लोग जो हैं वो कितने दिनों में गार्डन से एप्पल उठाएंगे। अब देखें ये एक आदमी आपने कहा है कि वो 10 दिन में एप्पल बाग में से निकाल रहा है, तो 5 आदमी कितने दिनों में लगाएंगे। ये है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कि एक आदमी जो होगा वो जब काम करेगा तो ज़्यादा दिन लेगा, ज़्यादा आदमी वही काम करेंगे तो थोड़े दिन लेंगे। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और कौन सी क्वांटिटी इसके अंदर देखते हैं, एक के बाद पर्सन लिखा हुआ है, डेज लिखा हुआ है और पीपल लिखा हुआ है। पीपल और पर्सन जो है ये एक ही चीज़ है, पीपल जमा है, पर्सन वाहिद है, यानी ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। तो हम आंसर ज़ाहिर है हमारा ज़्यादा ही आएगा, इसलिए हम आंसर में आमतौर पे प्लूरल ही लिखते हैं। तो पर्सन और पीपल 2 बार आई है ये क्वांटिटी और डेज़ 1 बार, तो हम पीपल लिखेंगे पहले क्योंकि 2 बार आया और डेज़ बाद में लिखेंगे। अब देखें लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ डेज़, जो हमें डेज़ चाहिए उनको हमने एक्सपोज कर लिया। पीपल पहले लिखा, डेज़ बाद में। 1 पीपल है तो 10 डेज़ हैं, तो 5 पीपल होंगे तो कितने डेज़ होंगे। अब देखें 1 छोटा था 5 बड़ा था, हमने नीचे को एरो लगा दिया।
लेकिन ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसलिए इसका एरो इधर उलट डायरेक्शन में लगेगा, नीचे को तो ऊपर को लगेगा। तो अब आप ये एक आदमी 10 दिन में काम कर रहा है, 5 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो अब आपका एरो ऊपर को, यानी ये एक्स जो है वो कम आएगा, 10 से छोटा आएगा। अब देख लें, टेल से शुरू करें 1/5, इसकी टेल से शुरू करें, x/10 आ गया। अब हम x चाहिए, x को इधर जाना, 10 उधर चलेगा, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10। अब x = 2 आ गया। अब ये x के ऊपर क्या लिखा था, डेज लिखा हुआ था, इसलिए हमने ये 2 आया तो 2 के साथ डेज लिख दिया। अब आंसर क्या लिखा है, 5 people will take 2 days to pick the apple from the garden। हमारा आंसर आ गया। अब आप देख लें, एरो में पता चल रहा है कि जो x आना 10 से छोटा आना, तो 10 से छोटा ही x हमारा आया, 2 आया। अब लास्ट क्वेश्चन देखें क्या है। इफ़ 1 person takes 7 days to clean a house, अगर एक आदमी 7 दिनों में घर को साफ करे, from bugs कीड़े मकोड़ों से, how many days will take 7 people, तो 7 आदमी take to clean the house from bug, तो 7 आदमी कितने दिन लेंगे घर को कीड़ों मकोड़ों से साफ करने के लिए। अब देखें, एक आदमी 7 दिन में साफ़ कर रहा है, तो 7 आदमी कितने दिनों में करेंगे। इसका मतलब कि काम एक ही है। एक आदमी जो 7 दिन में काम कर रहा है तो आदमी ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो काम थोड़े दिनों में हो जाएगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। तो क्वांटिटी एक पर्सन है, फिर डेज है, फिर पीपल है। आपको पता पीपल और पर्सन एक ही चीज़ होती है, वाहिद जमा होते हैं। तो पीपल यानी 2 बार आ गया, डेज 1 बार आ गया, तो पीपल को पहले लिखेंगे, डेज को बाद में लिखेंगे। ये देख लें, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज को हमने सपोज कर ली x, पहले हमने पीपल लिखा फिर डेज लिखा है। अब देखें 7 बढ़ा है तो ज़्यादा पास नीचे को एरो लगना, लेकिन ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, इसे हमने ये वाला एरो अपोजिट डायरेक्शन में लगाया। अब हमें चाहिए ये 1/7 टेल से शुरू करके, इसकी टेल से शुरू करके x/7। अब हमें x चाहिए, x इधर जाएगा, 7 उधर चलेगा, 7 1 ज़ा 7 7 1 ज़ा 7। x इसके इक्वल आ जाए 1 के, x = 1 लिखा। अब x के ऊपर क्या लिखा हुआ था, डेज लिखा हुआ था, x = 1 डे। ज़्यादा डेज तो नहीं लिख सकते, ये कैसे डे लिख दिया। अब इसका आंसर क्या है, 7 people will take 1 day to clean the house from bugs, ये इसका आंसर है। अब देखें ये एरो ऐसे था, इसका 7 ऊपर नीचे, यानी ये जो x आना था ये 7 से छोटा आना था। ये देख लें, आपका x जो है वो 7 से छोटा ही आया, 1 डे आया। अब हमारी एक्सरसाइज 1.13 कंप्लीट हो गई है। एट द एंड आई वुड लाइक टू से माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द नोटिफिकेशन बेल so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.